Hello everyone, this is Krishna Gupta and I welcome you all to our brand new channel. एंड यहाँ पर हम आपको समझाएंगे सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट अकाउंट्स, वो भी बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा एक कहता बहुत ही इजी येट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके चैप्टर सिलेबस का, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होते क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन दोनों के। तो चलते मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है जेठालाल। जेठालाल और इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जिसमें ये बेचता है, फोन्स बेचता है, फ्रिज बेचता है, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब चीजें बेचता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, उसका नाम है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप तो देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपको तो पता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये यहाँ पर बेचता है ये सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। अब इस अब इसका बहुत बड़ा काम है, ये ना होलसेलर है ये सब चीजों का। मतलब ये दुकानों में बेचता है, जो रिटेलर होते हैं ना, जो कस्टमर्स को बेचते हैं, कंज्यूमर्स को बेचते हैं, ये उनको बेचा करता है। ये होलसेलर है। अब एक बंदा है पोपटलाल, जो इसका दोस्त है। पोपटलाल, इसकी भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप का नाम है पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स। पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब दोस्तों क्या हुआ, एक समय पे एक बार कहते हैं पोपटलाल आया जेठालाल के पास और बोलता है कि जेठालाल मेरे को कुछ सामान खरीदा है तुमसे। तो जेठालाल बोलता है आओ आओ, कहते हैं अपने स्टाफ को बोलता है कि कहते हैं स्टाफ, कहते हैं दिखाओ पोपटलाल को सामान, दिखाओ जो जो ये चाहता है। तो कहते हैं पोपटलाल दुकान पे जाता है और बोलता है मेरे को 10 इंची के, कहते हैं इतने एलसीडी चाहिए, 5 इंची की इतने एलसीडी चाहिए। मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब आप ऐसे कहते हैं एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, वो बोलता है मेरे को 10 फ्रिज वाले चाहिए, 10 फ्रिज वाले चाहिए, और एक बड़ा सा एक बिल बना देता है। और कहता है बिल जब देखता है अमाउंट, तो उसका टोटल होता है 10 लाख। अब जब कहता है पैसे लेने की बात आती है, तो जेठलाल कहता है हाथ बढ़ाता है अपने की, कहता है पैसे दो या चेक दो। तो पोपटलाल अपना हाथ बढ़ा देता है, हेलो कर देता है और कहता है कि कहता है भाई मैं ये जो अमाउंट होगा 10 लाख रुपए ये दूंगा 3 महीने बाद। तो जेठालाल कहता है 3 महीने बाद, अब इसे दूं ना दूं। अब मना कर दूंगा तो कहते हैं मतलब होता है ना, दोस्ती टूट जाएगी। और कहता है अगर मतलब अगर कहता है देखो मांगना, कहता है ऐसा मांग रहा है वो, तो कहता है मना भी नहीं कर सकते सीधा सीधा। तो जेठालाल क्या कहता है, वो कहता है कि अब अगर मैं इसे उधार दे दूंगा और इसने 3 महीने बाद मेरे को सामान नहीं दिया वापस या पैसे नहीं दिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं रहेगा कि मैंने इसे उधार दिया है। तो वो सबूत के लिए एक पेपर लेता है, एक लेता है पेपर, और उस पर लिखता है आई ऑर्डर पोपटलाल टू पे ₹10 लाख टू जेठालाल आफ्टर 3 months। यहां पे खुद का साइन करता है और यहाँ पर पोपटलाल को बोलता है पोपटलाल अपना साइन करो। यहाँ पर पोपटलाल बोलता है क्यों, मैं यहाँ पे साइन क्यों करूं, उससे क्या होगा। तो जेठालाल बोलता है देखो पोपटलाल, कहते ताकि बाद में कभी कोई परेशानी ना आए ना, मतलब कहते हैं मेरे को तो समझ सकते हो कि मतलब बाद में कोई परेशानी ना आए। तो फिर पोपटलाल बोलता है चलो कोई नहीं, मेरे को धोखा तो देना है नहीं, तो मेरे को फ्रॉड करने तो आए नहीं हूँ, मैं पैसा तो बस देने ही थे, तो साइन कर ही देता हूँ। और पोपटलाल इस पर साइन कर देता है अपना कुछ भी करके, और कहता दे देता है इस पेपर को किसको, जेठालाल को। अब पेपर जब जेठालाल के पास आता है, अब कहता जेठालाल थोड़ा संतुष्ट हो जाता है कि अगर पोपटलाल ने 3 महीने बाद मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, तो मेरे पे एक सबूत रहेगा कि कहता है मेरे को पोपटलाल को मेरे को 10 लाख रुपए देने हैं। अब कहता है कि वो पुलिस में जाएगा तो वो एक सबूत दिखा सकता है कि देखो पोपटलाल को मैंने उधार दे रखा है, उसने साइन भी कर रखा है। ठीक है, तो अब जब भी कहते 3 महीने बाद जब पोपटलाल कहता है उसको पैसे देगा ना 10 लाख रुपए, तब वो पैसे देने के बाद कहते कहेगा कि कहता मेरा जो पेपर था, वो जिस जो पेपर था ना उसे वापस करो। अब सबूत तो तुम्हारे पास कोई रहना नहीं चाहिए उधार दे रखा, अब उधार तो तुमने वापस ले लिया है, तो पेपर पेपर को वापस ले लेगा। तो इस जो पेपर का जो हमने इस इंस्ट्रूमेंट का जो हमने इस्तेमाल करना ना इस पूरी स्टोरी के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। अब दोस्तों हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order.
अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब कोई सा भी कागजात, इन राइटिंग मतलब कहते हैं कागजों में होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, containing an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a certain sum of money। ठीक है। अब मानते हैं जो हमारे पुराना वाला एग्जांपल था जेठालाल और पोपटलाल वाला, इसमें जेठालाल ने ऑर्डर करा पोपटलाल को एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए। देखो इसमें क्या लिखा कहता है डॉक्यूमेंट के अंदर, आई ऑर्डर पोपटलाल टू पे, आई ऑर्डर, आई ऑर्डर पोपट जेठालाल ने ऑर्डर किया था पोपटलाल को, एक हुक्म दिया था, एक ऑर्डर दिया था कि कहते हैं वो एक समय के बाद एक कहता है एक सर्टेन समय के बाद एक सर्टेन समय पे करेगा जेठालाल को। ठीक है। तो इसमें और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पोपटलाल ने अगर ऐसा कर दिया तो वो मेरे को इतने रुपए पे करेगा, या फिर उसने ऐसा कर दिया तो, या मैंने ऐसा कर दिया तो पे करेगा। पोपटलाल को पे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई अनकंडीशनल ऑर्डर है ये। साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर मतलब जेठालाल ने भी इसमें देखो साइन करा था ना, ये अपना साइन, मेकर डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब पोपटलाल को पे करते हैं, ऑर्डर किया था, क्या ऑर्डर में क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए सिर्फ पैसे पे करने का। देखो बस कहते जेठालाल ने ऑर्डर क्या किया था, पैसे पे करेगा, 10 लाख रुपए पे करेगा 3 महीने बाद। ठीक है। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। अब जेठालाल क्या कर सकता था, यहाँ पे जेठालाल ने अपना नाम लिख दिया। अब हो सकता है जेठालाल ने अपना नाम हटा के यहाँ पे लिख देता सोडी, मानते सोडी को जेठालाल को पे करने थे, जेठालाल को सोडी को अमाउंट पे करना था 10 लाख रुपए 3 महीने बाद। तो जेठालाल ने कहा कि पहले करते हैं पोपटलाल मेरे को 3 लाख रुपए देगा, 10 लाख रुपए देगा, और मैं 3 महीने बाद वापस से सोडी को दूंगा पैसे वो। तो इससे अच्छा है ना कि सीधा पोपटलाल मेरे को सोडी को पे कर देगा। तो पोपटलाल को जेठालाल हो सकता था यहाँ पे सीधा सीधा सोडी लिख दे, तो गलता है यहाँ पे ओनली टू का मतलब हो गया जेठालाल ने खुद का नाम लिख दिया, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन का मतलब होगा यहाँ पे किसी और का नाम लिख दिया सोडी। ठीक है। और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब गलता ऐसा भी हो सकता था कि इसमें गलता जैसे सोडी का नाम लिख दिया, अब सोडी को भी एक अमाउंट किसको पे करना था, तो जेठ सोडी ने इस बिल को गलता किसी और को दे दिया। अब वो जिसको भी देगा ना वो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब अगर कहते हैं पोपटलाल किसको पे करेगा अमाउंट, जिसके भी पास में आखिरी में रहेगा 3 महीने बाद ना वो बिल, जो भी बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा उस समय आखिरी में उसको पे करेगा। ठीक है। सच एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड इन राइटिंग ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ, इट बिकम्स अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। जब पोपटलाल ने इस बिल को राइटिंग में एक्सेप्ट कर अपना सिग्नेचर करके, तब ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में ना 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है पे। अब देखिए जब जेठालाल ने एक बिल ड्रॉ करा था पोपटलाल के ऊपर तो वो बन जाता है ड्रॉवर, ड्रॉवर। और जब जिसके ऊपर बिल पे गलता है, जिसके ऊपर गलता बिल ड्रॉ होता है उसको बोलता है ड्रॉई, ड्रॉई। और जब गलता ड्रॉई गलता इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है ना तो उसको बोलता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। और जब इस बिल को गलता है, अगर मानते पोपटलाल जेठालाल ने ना इस बिल में अपना नाम की बजाय लिख दिया होता गलता सोडी, तो सोडी जिसको आखिरी में अमाउंट पे करना है उसका नाम क्या हो जाता है, पे। अमाउंट जिसको पे करना है उससे बोलते हैं पे। तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे इसके चलते कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोस्तों अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। इट मस्ट बी इन राइटिंग, मतलब सब कुछ ना राइटिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया। सब कुछ लिखत में होना चाहिए, लिखत में सब कुछ ना पेपर पे लिखा होना चाहिए। ठीक है। इट मस्ट बी डेटेड। अब जैसे मैंने बताया था ना उस पेपर में पूरी डेट लिखी गई कि कहते किस तारीख को ये बिल बना और किस तारीख को पेमेंट होगी, दोनों डेट होनी चाहिए उसके ऊपर। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो मैंने आपको बताया वही। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए प्रॉमिस टू पे। ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन लगा दी कि गलत अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं पे करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेरर। जो मैंने डेफिनेशन में बताया है वही सब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सब उसका कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है। The draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made.
एंड इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, यानी पॉइंट जो है वो समझने लायक है। अब देखो गलता, मैंने आपको बता तो दिया था एग्जांपल में कि एक पेपर पे लिया और ऐसे लिख दिया और गलता एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब तक मजा होता नहीं है। जो पेपर होता है ना, वो ऐसे नहीं कोई सा पेपर उठा के गलता लिख दिया उसके अंदर और उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया। ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए ना एक स्टैम्प पेपर आता है, जिसपे ना आपने देखा होगा कि नोटरी के कागज वो लिख रखे होते हैं, नोट बन रखे होते हैं उसपे अलग अलग, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए, 1 रुपए का नोट। तो वो उस स्टैम्प पेपर पर ही कहता है ये जो पूरा स्टोरी है ये होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा जाना चाहिए, इसी पेपर में लिखा जाना चाहिए। इसी पॉइंट को बोलते हैं इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प। दोस्तों अब हम समझते हैं प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। वैसे प्रॉमिसरी नोट समझने की वैसे बहुत ज्यादा आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी, मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, भाई भाई होते हैं। और दोनों की ना अकाउंटिंग भी बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, कुछ अकाउंटिंग में फर्क नहीं आता। बस एक छोटी सी बात होती है कि मानते हैं हमारा एग्जाम्पल में क्या था, एक जेठालाल था, जेठालाल, और उसकी थी एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक था पोपटलाल, इसकी थी पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ था, पोपटलाल आया था जेठालाल के पास और जेठालाल ने बिल ड्रॉ करा था, ड्रॉज बिल ऑन पोपटलाल, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, अब प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, जब पोपटलाल आया जेठालाल के पास और कहा मेरे को 10 लाख का सामान खरीदना है ऑन क्रेडिट, 10 लाख गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, जेठालाल ने सोल्ड करे पोपटलाल को गुड्स कहता है 10 लाख रुपए के ऑन क्रेडिट। अब कहता है पोपटलाल कहता है जेठालाल, जेठालाल कहते जेठालाल को बोलने नहीं देता कि कहता है वो जेठालाल ड्रॉ करेगा, जेठालाल से पहले ही बोल देता है पोपटलाल की कहता है मैं एक बिल पे लिख के देता हूं, एक प्रॉमिस लिख के देता हूं बिल पर, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे जेठालाल ₹10 लाख ऑन फलाना डेट, और कहते हैं और साइन कर देता है अपना। तो इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। कहते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके अंदर होता है एक अनकंडीशनल ऑर्डर, कि कंडीशन नहीं है और तुम्हें मेरे को इतने रुपए पे करना, मैं ऑर्डर देता हूं। और प्रोमिसरी नोट में हम प्रॉमिस करते हैं, सामने वाला मतलब कस्टमर खुद प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं इतने रुपए पे करूंगा आपको। तो इसमें सबूत जो है ना वो कहते हैं बायर खुद बना देता है अपना, और कहता है ये बिल पे साइन करता है और कहता है सिग्नेचर करके इसको कहता है, सिग्नेचर करता है और दे देता है जेठालाल को। तो इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। दोनों के अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज और कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। आप अकाउंट देख के नहीं बता सकते कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर कोई प्रॉमिसरी नोट है। तो चलिए दोस्तों अब प्रॉमिसरी नोट की भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। A promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or currency note। अब इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो तो आपको बता रखा है। अब नोट बिंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, अब आप अगर अपनी जेब से कोई नोट निकाल के देखेंगे ना, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो उस पर लिखा होता है, उस पर भी यही लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बेयरर, सरकार लिखती है कि आई प्रोमिस टू पे द बेयरर ऑफ द दिस नोट, कहता है पे सर्टन सम ऑफ मनी, और जो भी उसका लिखा होता है वो मनी। तो लेकिन कहता है वो कहते हैं प्रॉमिसरी नोट नहीं होते, प्रॉमिसरी नोट अलग होता है। तो उसमें ये बता रखा है a promissory note is an instrument in writing not being a bank note or a currency note containing an unconditional undertaking। undertaking मतलब होता है प्रॉमिस, कोई अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, प्रॉमिस होता है, signed by the maker to pay a certain sum of money। अब कहते हैं जो मेकर होता है वो इस पर साइन करता है, इसमें कोई एक्सेप्टर नहीं होता है। एक्सेप्टर किसमें होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि वो जिसको पे करना है वो एक्सेप्ट नहीं, वो नहीं इसे बना रहा, उसको बना रहा होता है जिसको पैसे लेने होते हैं। और जो गलता है प्रॉमिसरी नोट होता है वो बनाता है जिसको पैसे देने होते हैं।
तो इसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, मतलब उसकी जरूरत नहीं होती, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्टेंस इसमें खुद कहते हैं बन रखी होती है सेटिंग से। अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 of the Reserve Bank of India Act, a promissory note cannot be made payable to the bearer। अब promissory note जो होता है ना वो बेयर को पेबल नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं बता सकता हूँ आपको कैसे। हम मानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज है, जेठालाल ने गलते किसी को गलते हैं इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स का होता है ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि पहले तो सोडी का नाम लिख रखा, मतलब खुद का नाम लिख रखा था जेठालाल, और जब गलता 2 महीने बाद गलता उसने क्या करा, उसने कहा कि गलता मैं इसको सोडी को दे देता हूँ। अब सोडी को उसने दे दिया, सोडी का नाम लिख दिया उस पर, लिख काट के, मतलब काट के नहीं लिखा, मतलब नीचे लिख दिया ट्रांसफर टू सोडी। तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो ट्रांसफर हो सकता है, बेयर को पेबल हो सकता है, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट होता है वो गलता है पेबल टू बेयर नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है कि जो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना वो बनाता है जो ड्रॉई होता है, जिसको पैसे लेने होते हैं तो वो तो ट्रांसफर करा सकता है, लेकिन जो गलता प्रोमिसरी नोट होता है वो जिसको देना है वो गलता बना रहा है, तो वो उसे कैसे पता है कि किसी को इंडोर्स करना है। और जो गलता जिसने उस डॉक्यूमेंट को बनाया है ना, जिसने उस डॉक्यूमेंट का निर्माण करा है, वही उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकता है किसी को। तो इसलिए ये रीजन रहता है इसका कि जो गलता प्रोमिसरी नोट होता है वो कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेरर। अब दोस्तों चलिए प्रोमिसरी नोट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में था। इट मस्ट कंटेन अ क्लियर प्रॉमिस टू पे। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। इसमें होना चाहिए एक प्रॉमिस लिखा होना चाहिए पेपर पे, ऐसा नहीं कि गलता मैंने लिख दिया कि गलता हाँ मेरे को इतने रुपए देने हैं, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ अपने डेट को कि मैं मेरे को इतने रुपए गलते हैं। पोपटलाल ने बनता है एक्नॉलेज एक पेपर पे लिख दिया कि मेरे को जेठालाल को इतने रुपए देने हैं, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, गलत प्रोमिसरी नोट नहीं बन जाएगा। बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इतने रुपए दूंगा। सिर्फ इतना नहीं लिखने से काम नहीं बनेगा कि गलता मेरे को इतने रुपए देने हैं, मैं दूंगा लिखेगा तभी गलता प्रोमिसरी नोट बनेगा। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए, जैसे कि आई प्रॉमिस टू पे 50,000 एज सून एज आई कैन इज नॉट एन कंडीशनल प्रॉमिस। अब गलता मैंने गलता एक पेपर पे लिख दिया कि गलता मैं गलते सोडी को गलते 50,000 रुपए गलते दे दूंगा जितनी जल्दी से जल्दी मैं कर सकूं, जितनी जल्दी से जल्दी मैं दे पाऊंगा, तो ये प्रॉमिसरी नोट में नहीं बनेगा। प्रॉमिस प्रॉमिस जो होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी दे दूंगा, या मैंने अगर अगर तुमने ये कर दिया तो मैं दे दूंगा तेरे पे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इस तारीख को दूंगा, सब कुछ सर्टेन होना चाहिए। देखो कोई भी चीज असर्टेन नहीं होनी चाहिए, अगर असर्टेन हो गई तो वो वैलिड नहीं रहेगा प्रॉमिसरी नोट। द प्रोमिसर और मेकर मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट। अब देखो गलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में तो गलते जिसको पैसे देने होते हैं वो गलता एक्सेप्ट करता है साइन करके। अब इसमें तो गलत जो जिसको पैसे देने वो खुद लिख रहा है, ये पूरा ड्रॉ कर रहा है, तो इसमें तो गलते हैं ये खुद ही गलते हैं, साइन करने से जरूरी रहेगा, इसका खुद का साइन जरूरी है जो मेकर है। अब द मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। अब मेकर एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, वो तो हो गई गलते अब कोई ऐसे 2-3 पर्सन मिला के करेंगे नहीं, तो ऐसा रहेगा। और हाँ एक बात और, प्रोमिसरी नोट के अंदर ना देखो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज क्या क्या हो जाएंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। क्योंकि बिल किसी के ऊपर ड्रॉ होता है पहले और फिर वो देखता है कि गलता किसको पैसा पे करना है, उस पर जिसके भी आखिरी में बिल गलता बच्चे का मतलब गलता किसी के आखिरी में रहेगा, कोई बेयर होगा या फिर गलता किसी को इंडोर्स हो गया, तब जाके पता चलेगा किसको पे करना है अमाउंट। तो फिर उसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन प्रोमिसरी नोट तो किसी को ट्रांसफर होता ही नहीं है, जिसका नाम लिख दिया एक बारी में उसी को पैसा पे होना है। तो इसमें गलती से 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक तो होता है मेकर जो खुद बिल बना रहा है, जो कि गलता खुद बायर होता है, और एक होता है जिसको पैसे देने हैं, या तो गलता जो गलता सेलर होगा ना वो खुद बोल देगा बिल गलता वो प्रोमिसरी नोट बनाते समय कि इसका नाम लिख देना मेरे बजाय, या फिर उसका नाम लिख देना, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पार्टी हो गए, एक तो मेकर हो गया और एक हो गया पे। द पे, द पर्सन टू whom द पेमेंट इज promised मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। जिसको पेमेंट करनी है वो एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको या फिर इसको दे दूंगा, जिसको पेमेंट देनी है उसी का नाम लिखा जाएगा। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन। आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 प्लस ऑल फाइन इज नॉट अ सर्टेन पर्सन, नॉट सर्टेन। अब मैं इतने रुपए दूंगा ये सर्टेन होना चाहिए,
कितने रुपए दूंगा। अब ऐसा नहीं कि गलत, मैं इतने रुपए प्लस इतने रुपए जो भी मांगेगा सामने वाला उतने रुपए दे दूंगा, या फिर प्लस 50, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ना कि 50,000 प्लस ऑल फाइन, ये अनसर्टेन रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मानता है कि मैंने किसी को बोल दिया कि मैं तेरे को 50,000 प्लस ऑल फाइन, जितने फाइन लगेंगे मैं सारे दे दूंगा, तो ये लीगल नहीं रहेगा, ये वैलिड प्रॉमिस नोट नहीं रहेगा। इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द प्रोप्राइटर। अब ये बिल्डर को पेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने बनाया है उसी को पेमेंट करनी है, और वो किसी को ट्रांसफर करेगा कैसे जब उसे पता ही नहीं है ना। इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, स्टैम्प पेपर पे पूरा अच्छे से स्टैम्प होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत किसी भी कागजों पे बना दिया कुछ भी प्रॉमिसरी नोट, तो वो लीगल नहीं रहेगा। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि जिसे पेमेंट करनी है उसने खुद ने ये बिल को लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को लिखा है, इंस्ट्रूमेंट को लिखा हुआ है। तो थैंक यू गाइज, वो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहते हैं आज की वीडियो मेरी पहली वीडियो थी, तो फिर कहते हैं आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अभी मैंने चैनल का नाम तो से सोचा नहीं है, लेकिन जो भी आपको चैनल का नाम नीचे दिख रहा होगा ना, उसको कहते हैं शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू।